आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के रिलेशंस विद लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। क्यों हमारे रिलेशंस इनके साथ ज़्यादा अच्छे रहे हैं? द रीज़न है साउथ साउथ कॉपरेशन। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उन्होंने इंडिया पे कॉलोनियलिज्म के थ्रू, न्यू कॉलोनियलिज्म के थ्रू इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। और ऐसे ही और भी कंट्रीज़ हैं जो एक्सप्लॉइट हुई हैं। तो ये कंट्रीज़ आपस में मिलकर एक कंसेंसस बनाती हैं और साथ में कॉपरेट करती हैं। इसको ही बोला जाता है साउथ साउथ कॉपरेशन। इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे पहला कि साउथ साउथ कॉपरेशन इज बेस्ड अपॉन विदाउट कंडीशनैलिटी। मतलब जब नॉर्थ कंट्रीज जो वेस्टर्नाइज थी, अगर वो साउथ कंट्रीज को कुछ एड देती थी तो वो कंडीशंस लगाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 में जब इंडिया ने बात की कि हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है, तो इंडिया गया आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास। अब इनके रोल क्या होते हैं? जो वर्ल्ड बैंक होता है, इट प्रोवाइड्स चीप लोन्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली। अगर तुम्हारे को तुम्हारी कंट्री में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, कि कोई, जैसे जो वर्ल्ड बैंक है उस पर बेसिकली यूएस का ज़्यादा डोमिनेंस रहती है, तो अगर यूएस को इंडिया में ट्रेड करना है तो उस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक हमको फंड देगा। एंड आईएमएफ का रोल होता है लिक्विडिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करती थी? ये कंडीशनैलिटी लगाती थी कि तुमको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। इस वजह से हमने अपनाया साउथ साउथ कॉपरेशन, जहाँ पे बिना किसी कंडीशनैलिटी के इंडिया एज अ बिग ब्रदर हेल्प करेगा अफ्रीकन कंट्रीज की, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की, जो अभी डेवलप्ड नहीं हुई है या इंडिया से कम डेवलप है। सेकेंड, इट व्यूज द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म। मतलब इसके बीच में डिफरेंस क्या है? जो कॉलोनियलिज्म था, दैट वाज बेसिकली द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश पावर ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। मतलब अगर तुम किसी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पे अपना राज कर लोगे, दैट मीन्स वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एरिया तुम्हारे हाथों में होगा। और नियो कॉलोनियलिज्म भी उसके जैसा ही है। पर कॉलोनियलिज्म में हम बात करते हैं कि उस कंट्री में आके फिजिकली हम वहाँ पे राज कर रहे हैं, लेकिन नियो कॉलोनियलिज्म मतलब होता है आइडियोलॉजी के थ्रू। जैसे आज के टाइम पे होमोजेनाइजेशन, मैकडोनलाइजेशन, इन सब चीज़ों की बात होती है क्योंकि हम वेस्टर्न एरिया आइडियाज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। थर्ड वुड बी डोनर रेसिपिएंट रिलेशंस। जहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉपरेशन होता था, वहाँ पे डोनर रेसिपिएंट कॉपरेशन होता था। साउथ एक रेसिपिएंट माना जाता था, और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होते थे, दैट मीन्स कि कैसे ट्रेड होगा, किसको कितना बेनिफिट होगा, दैट वाज ऑल इन फेवर ऑफ नॉर्थ कंट्रीज। साउथ को उससे कोई बेनिफिट नहीं होता था, पर उनकी भी एक मजबूरी होती थी। फोर्थ वुड बी सॉलिडारिटी, मतलब द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वही बात हो गई कि हमको रूल करा है इन लोगों ने एंड हमको साथ में डेवलप होना है, ठीक है। देन अगर हम बात करें फिफ्थ की, फिफ्थ पॉइंट वुड बी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। वही बात आ जाती है, एक ही चीज को हम अलग अलग वर्ड्स में लिखेंगे। एंड दे व्यू द एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? साउथ साउथ कॉपरेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द क्रिएशन ऑफ नाम। जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तब बहुत 5 कंट्रीज एंड अदर ऑब्जर्विंग कंट्रीज एक साथ आए और उन्होंने देखा कि हम एक साथ हो सकते हैं। दिस वॉज क्रिएटेड इन द बैंगडंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 एंड द आइडिया ऑफ Afro-Asian solidarity was promoted. Okay. Then नाम का जो प्लेटफॉर्म था, उसने बात की नियो की, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब क्या था, 1944 में बनी थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके तहत यही हमने जो दो पढ़े, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये इंस्टीट्यूशंस निकले। तो हमने बात की एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, ठीक है। अब इसमें हमारे को बोला गया कि वही कंडीशंस नहीं होंगे, एंड द मेन इनिशिएटिव वाज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब ये क्या है? एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी गई, जिससे इंडिया वुड बी इमर्जिंग एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अब इन ग्लोबल साउथ की डिमांड क्या थी? डिमांड वाज द रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, क्योंकि यूएस एंड यूएसएसआर की हेजेमनी थी एंड यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, तो उस वजह से यूएस का पूरा डोमिनेंस इस पर रहा था। दूसरा है प्रिवेंट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन मेजर्स, क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको प्रिवेंट करने के लिए
थर्ड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस लाने के लिए, मतलब जेंडर कंपोनेंट को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. एंड देन प्रमोटिंग द रूल बेस्ड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ इज applicable to all things. Then preventing the unilateral actions, that is unilateralism of US, Russia, China, इन सबके यूनिलेटरल एक्शंस को खत्म करना. अब बात करते हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की. इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पहले हमारे इतने अच्छे नहीं थे, पर द स्पिरिट वाज रिफ्लेक्टेड ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन आफ्टर द बैकड्रॉप ऑफ चाइनीज आउटरीच. अब पहले चाइनीज वहां पर गए तो इंडिया ने देखा कि हमको भी वहां पे जाने की जरूरत है. एंड देन सिंस 2008 वी हैव स्टार्टेड IAFS, इंडियन अफ्रीकन फॉरेन समिट हमने शुरू की, जो कि एपेक्स बॉडी है. एंड ये डिसाइड किया गया कि मीटिंग हर 3 साल में होगी, पर ऐसा हुआ नहीं. द थर्ड समिट वॉज टुक प्लेस इन 2015, sorry, and the next was scheduled for 2026. However, अभी के लिए schedule हुई थी, एडहॉक अप्रोच अपनाई गई थी, पर वहाँ पे इबोला डिसीज के फैलने की वजह से अभी ये मीटिंग को टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया गया है. फिर हम बात करते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे इंडिया और अफ्रीका रिलेशंस के साथ 10 कंपाला प्रिंसिपल्स की बात की. उसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग. इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे. और ये बोला गया कि जो साउथ साउथ कॉपरेशन है, इट वुड बी ग्लोबल सर्दन अवेकनिंग, क्योंकि इससे पहले तो हम जागे हुए नहीं थे, अब हम जागना शुरू करें हैं, तो अब हम रिलेशंस बनाएंगे. ओके, देन वी टॉक अबाउट हम कैसे रिलेशंस बनाएंगे. इसमें हम 3 चीज़ों की बात करते हैं. एक यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में, जो 1953 में इंडिया की ही फोर्सेस डिप्लॉय हुई थी बाय यूएन के तहत इंडियन फोर्सेस को अफ्रीका में एज अ पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय किया गया था, और आज भी वहाँ पे ये मौजूद है. फिर है आईटेक है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम. इसके तहत क्या होगा, इसके तहत कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी. इंडिया वहाँ पे जाके ट्रेनिंग देगी, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, इंक्लूडिंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. ओके, थर्ड इज इंडिया हैज इन्वेस्टेड $100 million इन पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क. वहाँ के डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए ये करा गया है. और अगर हम बात करें लास्ट कुछ डिकेड्स में, इंडियाज आउटरीच टू अफ्रीका हैज़ मूव टुवर्ड्स डिफेंस कॉपरेशन, जहाँ पे एक अफ्रीकन यूनियन होता है. अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट बनाया गया. एंड अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका में जो 55 कंट्रीज हैं उसका ग्रुप है ये. ओके, डिफेंस में बात करें तो जॉइंट एक्सरसाइजेस करी गई, हाई लेवल डिफेंस डायलॉग किया गया. एंड द मेन थिंग इज इंडिया ने सप्लाई किए अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स टू इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक. इनको हमने अपने डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करे. देन वी टॉक अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी हैज टेकन ONGC की बात की है, जहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब इंपोर्ट करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज से, जैसे नाइजीरिया, एंगोला, अल्जीरिया, इजिप्ट. इन एडिशन टू क्रूड ऑयल इंपोर्ट, 33 अफ्रीकन कंट्रीज कोलैबोरेट इन इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस. जो सोलर अलायंसेस चल रहा है ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन वहाँ पे 33 कंट्रीज ने अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की बात की और कोलैबोरेट करने की बात करी है. अब हम बात करें मॉरिशस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा 70% है. लाइक टोटल अफ्रीका में डायस्पोरा तो 3 मिलियन है, लेकिन उसमें से 70% सिर्फ मॉरिशस में रहता है. एंड इंडिया ने अपना एक्सटेंड किया है UPI, APS, आधार बेस्ड सिस्टम, ये भी हमने अपने एक्सटेंड किए हैं टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एज वेल. ओके, फिर हम बात करते हैं इंडिया लैटिन अमेरिका की. अच्छा, मैंने यहाँ पे ODA लिखा हुआ है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस एडेड बाय जापान टू इंडिया. अब जापान टू इंडिया लिखना था, गलती से चाइना लिख दिया. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमसे बड़ी कंट्री है इन वेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी में जो हमसे बड़ी हैं, वो हमको एड प्रोवाइड करेंगी. ठीक है. देन अगर बात करूँ इंडिया लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका इज कंसिडर्ड एज द लास्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया,
क्यों ये लास्ट फ्रंटियर कंसिडर किया जाता है? हम गूगल पे देखते हैं इसकी एक तो लोकेशन, अमेरिका, ओके, ये कंट्रीज इसका पार्ट होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया इंडियाज क्लोज्ड, देखो रीजन क्या थे, पहला हमने पढ़ा था ऑटार्किक इकोनॉमी थी, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी थी इंडिया की, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज थे अफ्रीका के साथ, क्योंकि गांधी जी वहाँ पर गए थे एंड पूरा रेसिज्म के अगेंस्ट अपार्थाइड मूवमेंट हुआ था। लेकिन इस यहाँ पे लैटिन अमेरिका के साथ हमारे कोई भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन या फिर हमारे कल्चरल टाइज नहीं थे, तो इससे इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी नहीं बन पाया। जोग्राफिकली ये हमसे बहुत दूर हैं, तो हमारे कनेक्शंस इतने अच्छे नहीं हो पाए। एंड देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होएगी वहाँ पे लोग कम जाना पसंद करेंगे, वहाँ पे इकोनॉमीज भी कम सेटल होंगी, कंपनीज भी कम जाएगी, बहुत FIIs भी कम होंगे। लेकिन आज के ट्रेंड में देखा गया है कि हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं। फिर जो डॉक्टर S J शंकर हैं उन्होंने 4 पिलर्स की बात की है। पहला, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेंगे। दूसरा, हम शेयरिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, जहाँ पे हम डिजिटल कैपेबिलिटीज, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हेल्थ सोल्यूशन की बात करेंगे। फिर हम ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिफॉर्म करना है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, इन सब की बात करेंगे। एंड एट द एंड रिसोर्स पार्टनरशिप, जहाँ पे हम ऑयल को इम्पोर्ट करेंगे, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को की बात करेंगे, फूड कमोडिटीज की बात करेंगे। एंड एक और चीज है कि ये हमारे को कोऑपरेट करता है। इंडिया का एक एम है टू बिकम UNSC परमानेंट मेंबर, क्योंकि वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। एंड जो हमारा लैटिन अमेरिका है, इट सपोर्ट्स इंडिया इन सब चीज़ों में। अब हम जल्दी से बात करते हैं कि हमारे क्या एग्रीमेंट्स है। 2024 में इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ, ये रहा, उसके साथ हमने साइन किया था इम्पोर्ट ऑफ लिथियम। फिर हमने चिली के साथ FTA टॉक्स हमारे चल रहे हैं, इसके बराबर में ही है। एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विल सप्लाई हेलीकॉप्टर स्पेयर्स एंड प्रोवाइड इंजन मेंटेनेंस इन अर्जेंटीना। जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, तो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको और इंजन मेंटेनेंस को प्रोवाइड करेगा अर्जेंटीना में। यानी अर्जेंटीना से हमने एक तो इम्पोर्ट की बात की है लिथियम के, और बदले में हम उन्हें देंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विल सप्लाई हेलीकॉप्टर स्पेयर्स एंड प्रोवाइड इंजन मेंटेनेंस। देन इंडिया, US और ब्राज़ील ने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया फॉर इथेनॉल कॉर्पोरेशन। ओके, एक लिथियम ट्रायंगल की बात करी जाती है, ABC बोलते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, बोलेविया एंड चिली ये आते हैं। अर्जेंटीना, बोलेविया एंड चिली, सो इट क्रिएट्स अ ट्रायंगल। ओके, अब चैलेंजेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, दैट वाज लैंग्वेज बैरियर है, कनेक्टिविटी नहीं है, P2P टाइज नहीं है, लिमिटेड नॉलेज है। अब लिमिटेड नॉलेज है तो पहले वहाँ पे अपनी मार्केट के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारी मार्केट कैसी है। ओके, फिर हम बात करते हैं ब्रिक्स की। तो जो ब्रिक्स प्लस है वो टर्म दिया था जिम ओ'नील ने 2014 में, और ये बोला गया था कि इंडिया, रशिया एंड चाइना वुड बी द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज इन एमर्जिंग ग्रोथ। मतलब जो भी है, इसमें हमारी 3 देशों की कंट्री, 3 देश बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेसिवली बढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रिक्स का मेन एम क्या था, रिफॉर्म लाना मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में। ओके, तो हमने देखा कि 2009 में बना था ब्रिक्स प्लस, साउथ अफ्रीका वॉज एडेड इन 2010, एंड 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है। फिर इजिप्ट, इथियोपिया एंड 2025 में इंडोनेशिया को भी ऐड कर दिया गया ब्रिक्स प्लस में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पढ़ें तो ये बोला गया कि इट डिमांड्स द क्रिएशन ऑफ फेयर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इन्होंने बोला हम अपना खुद का इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे, जैसा तैसा भी बने पर हम बनाएंगे। फिर US सेड कि अगर तुमने बनाया तो हम सैंक्शंस लगा देंगे, क्योंकि US हैज़ द पावर। ठीक है, फिर इनका मेन मोटिव था
टू स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न ऑर्डर, जितना भी वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है इसको थोड़ा कम करना, जो पूरा डॉलर हेजेमनी है, पेट्रो डॉलर सिस्टम है, उसको डॉलराइजेशन के तहत ले जाना। ओके, तो इनके कुछ इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। पहला है 2014 में ब्रिक्स क्रिएटेड CRA एज अ काउंटर पार्ट ऑफ IMF। जो IMF ने बताया था, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का पार्ट था, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, उसके काउंटर में हमने बनाया CRA, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, काउंटर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और हमने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए इन कॉपरेशन विद स्पेस सेक्टर, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, P2P टाइज। ओके, फिर हमने देखा कि रिसेंटली ब्रिक्स हैज ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ट्रेड इन लोकल करेंसी। लोकल करेंसी में हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया, एंड क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल सिस्टम टू काउंटर द वेस्ट। ओके, अब अभी देखा गया कि ब्रिक्स जो है वो अपनी ब्रिक्स करेंसी पे बात कर रहा है। हाउएवर नाउ इट हैज ट्रांजिशन टू प्रैक्टिकल स्टेप्स लाइक ट्रेड इन लोकल करेंसी एंड न्यू पेमेंट सिस्टम, जिसे ब्रिक्स पे बोला गया। In Rio Summit of 2025, BRICS has confirmed the development of BRICS Pay pilot initiative, which will act a bridge linking payments system UPI, MIR, PIX. मीर जो है वो रशिया का है, पिक्स ब्राजील का है। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज़ नॉट अ न्यू, ये कोई न्यू करेंसी नहीं है, पर एक पेमेंट सिस्टम बनाया है। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि अ सडन प्रोग्रेस कैन हिंडर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इसमें तो यही था। अब मैं अगर दो डॉक्ट्रीन की बात करना चाहूँगी, एक है गुजराल डॉक्ट्रीन और एक है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जो गुजराल डॉक्ट्रीन थी वो 1996 में आई थी, एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वॉज केम इन 2014 और अब तक चल रही है। अब क्या था, जो सबसे पहले हम गुजराल डॉक्ट्रीन के बारे में बात करते हैं। ये आइडियलिस्टिक है और ऑल्ट्रुइस्टिक है। मतलब ये बेसिकली बात करती है हम कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इनिशियली अपने आप को एज अ बिग ब्रदर ली बिहेवियर की तरह देखता था कि मैं बड़ा हूँ तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगेंस्ट ऑल द कंट्रीज, नेबरहुड कंट्रीज, कि मैं कैसे अपना उनके लिए एक आइडियलिस्टिक हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड, इट वॉज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी क्या है कि हम उनके लिए करेंगे बट दे आर नॉट obligated to present and provide the reciprocal duties। ओके, उनके लिए ये डिमांडेड नहीं था। फिर है चाइनाज फुटप्रिंट नासेंट। मतलब चाइना उस टाइम पे इतना एग्रेसिवली अपनी पॉलिसीज को आगे नहीं बढ़ा रहा था। लाइक अब तो उसने इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। और उस टाइम पे बातें देखी जाती थी कि हम रिवाइटलाइज करेंगे सार्क को, जहाँ पे पाकिस्तान भी था, पर वो हो नहीं पाया था। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी यानी बातचीत के द्वारा ट्रस्ट बिल्डिंग, इन सब चीज़ों पे ही फोकस था। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्टिक थी, जिसमें म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स की बात की, ना कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिलेटरल एग्जिस्टेंस की बात की। दूसरा, यहाँ पे कंडीशनल एसिमेट्रिक रेसिप्रोसिटी थी। मतलब अगर हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं देन यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग फॉर अस। ओके, फिर अब यहाँ पे सीधा सीधा मोटिव यह है कि टू काउंटर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जो हमारे पूरा सर्कुलेशन में चाइना ने डेवलप किया है। देन पहले तो हम बोल रहे थे कि हमको सार्क को ही रिवाइटलाइज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब बन गया है बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, उसकी हिंडरनेस नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे बात करी। और यहाँ पे हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे UPI को डेवलप करा, रोड्स बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, क्रेडिट ऑफ लाइंस दी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी। थैंक यू।